हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं का व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। दोस्तों, यहाँ पर बता रखा है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं की जैसे समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टता को चर्चा करता है। तो यहाँ पर विकास का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि समस्या समाधान, बौद्धिक योग्यताओं, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो फिजिकल फर्स्ट ऑप्शन, गत्यात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। दोस्तों, यहाँ पर बौद्धिक योग्यताओं से रिलेटेड है, यानी कि उसकी संज्ञानात्मक क्षमता से रिलेटेड है। समालोचनात्मक चिंतन यानी कि उसके कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का यह क्षेत्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विकास डॉट डॉट से की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों, विकास पूछा है कि विकास की पैर की ओर बढ़ता है ना, तो यहाँ पर हेड टू टॉय हो जाएगा, क्योंकि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, सेंटर टू सेफेलोकॉर्ड्स जिसे कहते हैं। ठीक है, सेफेलोकॉर्ड्स विकास के किस सिद्धांत में सिर से पैर की ओर बढ़ता है? तो सेफेलोकॉर्ड्स में सिर से पैर की ओर विकास होता है, यानी कि सबसे पहले बच्चा अपना सिर को हैंडल करना सीखता है, इसके बाद उसके नीचे के सभी अंगों को, इसके साथ साथ वो पैरों पर अपना कंट्रोल करना सीख जाता है। जटिल से सरल नहीं होगा, बल्कि सरल से जटिल होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बाह्य से केंद्र की ओर, केंद्र से बाह्य की ओर होगा, सेंटर टू पेरिफेरल होगा, ना कि बाह्य से केंद्र की ओर। यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा हेड टू टॉय सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यह तो कौन सा सिद्धांत है? दोस्तों, सेफेलोकॉर्ड्स, यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डॉट डॉट सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण को पूछा है कि कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और कौन सा द्वितीयक। तो जनसंचार माध्यम नहीं होगा, यह तो द्वितीयक होगा, बल्कि ये परिवार फर्स्ट होगा। तो हमें सबसे पहले पारिवारिक प्राथमिक पूछा है, इसके बाद द्वितीयक पूछा है। विद्यालय, परिवार विद्यालय द्वितीयक हो जाएगा, परिवार प्राथमिक हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। परिवार विद्यालय, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। परिवार हमारा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय हमारा सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखना, ऑप्शन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें एक मनोदशा बताई गई थी, स्कीमा, यानी कि उस स्कीमा में अगर उसको संतुष्ट परिणाम नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर अनबैलेंस डिसइक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा अंदर से जो सोचता है, जो उसके दिमाग में फिट है, और वो जो बाहर इन्वायरमेंट की चीज़ों को देखता है, उसमें अगर असंतुलन देखने को मिलता है तो इसे ही असंतुलन कहते हैं। उसमें क्या देखने को मिलता है? संतुष्ट परिणाम नहीं देता, तो यहाँ पर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? तो जीन पियाजे की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार वस्तु किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व शुरू कर देते हैं? तो बच्चा जब 0 से 2 वर्ष की एज में होता है, वो वस्तु स्थायित्व जानना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारा संवेदी गामक अवस्था सही हो जाएगा।
संवेदीगामक अवस्था सही हो जाएगा, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। तो यहाँ पर बच्चा जैसे ही वह जन्म लेता है, इसके बाद वह वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 से 2 वर्ष की अवस्था में उसको आ जाती है। संवेदीगामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर वस्तु स्थायित्व का मतलब है यदि किसी चीज़ को अगर बच्चे के पास से छिपा लिया जाता है तो वह उस वस्तु को खोज निकालता है। इस बात को हम लोग कहते हैं क्या? वस्तु स्थायित्व। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है वो क्या है कि रमन को सोचा हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने में समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। यानी कि ये जो चोरी करना है वो क्या है? कानूनन अपराध है, इसलिए समाज में क्या होगा कि अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आज्ञाकारिता एवं दंड में क्या होता है कि बच्चे पनिशमेंट से डरते हैं, यानी कि मार खाने से डरते हैं। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। दोस्तों ये भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपनी वस्तुओं को शेयर करना जानते हैं कि वो शेयर किया तो मैं भी शेयर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। दूसरों इस अभिविन्यास में क्या होता है? बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है दूसरों की नज़र में, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि समाज में अव्यवस्था पैदा होगी क्योंकि चोरी करना अपराध है, तो यहाँ पर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास सही हो जाएगा। कानूनन रूप से वो गलत समझ रहा है कि वे सब अपराध हैं, ये कानून की मनोदशा को बिगाड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, तो उनके अनुसार जो सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है ये बात गलत हो जाएगा क्योंकि लेव वाइगोस्की ने बताते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक से रिलेट होकर के बच्चे को सिखाया जाता है तो वहाँ पर अधिगम में सहयोग देता है, तो यहाँ पर पृथक्करण में सहयोग नहीं देगा। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। दोस्तों लेव वाइगोस्की ने दूसरों के सहयोग करने की बात कहते हैं, बड़ों के सहयोग करने की बात करते हैं जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सहयोग के बिना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। दोस्तों संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध नहीं बल्कि वहाँ पर सहायक होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं कल्चरल टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, यानी कि अच्छे से करती है? निष्क्रिय अनुकरण। दोस्तों निष्क्रिय अनुकरण नहीं बल्कि सक्रिय अनुकरण होने चाहिए। व्याख्यात्मक शिक्षण, यहाँ पर लेक्चर देना शिक्षण का काम नहीं है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन यहाँ व्यवहारवादी का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की के अनुसार सहभागी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर प्रभावी होगा एक अच्छे अधिगम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या। दोस्तों स्टैंडर्ड चाइल्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित में बच्चे के अनुसार वहाँ पर शिक्षा होनी चाहिए। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में पनिशमेंट और दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। योग्यता के
सत्तावादी मत का विकास करना। तो दोस्तों योग्यता के सत्तावादी मत का विकास नहीं करना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की, हर बच्चे की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य अनुशंसा करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की है। तो दोस्तों यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर जो है जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। तो बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं? नहीं, हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है। जन्म से ही, दोस्तों ये भी निगेटिव है, क्योंकि एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, गलत हो जाएगा। जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो जन्म से स्थिर नहीं होती है और इसका परिवेशी कारकों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जबकि यहाँ पर लिखा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो दोस्तों हाँ, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया थे कि बुद्धि कई प्रकार की होती हैं और व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि विभिन्न स्तर के होते हैं। तो हर बच्चे में, हर व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर ने बताए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिकथन है हमारा, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन पर बल देता है। ये तो हमारा सही है, क्योंकि जैसे ही हम अपने सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में क्या करेंगे, अधिगम की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट देंगे, यानी कि हम जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग प्रिंटेड फ़ोटो लगाएंगे, प्रिंटेड पेंटिंग करेंगे, जैसे कि बच्चों को सिखाने के लिए, उनके दर्शाने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि परिवेश पर सृजन पर बल देते हैं सामाजिक रचनावादी। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। देखिए यहाँ पर अभिकथन तो हमारा सही है, क्योंकि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हमारे लिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करते हैं। अब भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। अब यहीं पर कोई भूमिका नहीं है किसकी, परिवेश की, तो यहाँ पर ये अलग गलत हो जाएगा, तर्क हमारा गलत हो जाएगा। और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर करती है। जैविक परिपक्वता का मतलब कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो परिपक्व होगा, वो भाषा को लर्न करना सीख जाएगा अपने ही आप, इस बात को कहेंगे जैविक परिपक्वता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन सिर्फ सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसको रिलेट कर रहा है। दोनों सही हैं, नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन नहीं होगा। आर तो बिल्कुल गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं, यानी कि ये कोई रूढ़िवादिता है, तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया गया होता है कि लड़के शक्तिशाली ही होते हैं और लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। ये मानव के द्वारा, ये हमारे समाज के द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये जेंडर समानता नहीं, जेंडर समानता तो नहीं होगा, जेंडर समता भी नहीं होगा, जेंडर सशक्तिकरण में ऐसा बात नहीं लिखा जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चियों को कमज़ोर बताया जा रहा है, बच्चों को शक्तिशाली बताया जा रहा है। यह बात जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर,
उन्हें बहुविध तरीकों से काम करने में शामिल होने को अवसर देकर उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। तो यहाँ पर बोला है कि जो उनकी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता है तो उसको किस रूप में संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके ये तो करना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, हाँ, उनको बहुविध तरीकों से काम करने के अवसर देने चाहिए। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेवलिंग करना गलत हो जाएगा, पृथक्करण करके, है ना। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करना ये सब हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चे को लेबलिंग नहीं करना है कि इसको 3rd ग्रेड मिला है कि 1st ग्रेड मिला है, बच्चों को इस तरह से लेबलिंग नहीं करनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना है, रोक लगा देना, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वैधता में वर्गीकृत करना। तो दोस्तों यहाँ पर आकलन का मतलब होता है परीक्षा, एक तरह से मान सकते हैं आप लोग टेस्ट। ठीक है, तो विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना मुख्य कारण क्या है? तो भय पैदा नहीं करनी है। आकलन करने का मतलब है कि उनको उनकी स्थिति को जानना, ठीक है, बल्कि भय पैदा करना नहीं। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तो यहाँ पर आकलन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों की अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबी, क्या उनमें खूबी है, क्या उनमें चुनौतियों का सामना कर रही है, इसकी पहचान करना आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उनकी आगे कक्षा में प्रोन्नत करना, आगे कक्षा में प्रोन्नत करने का आकलन करने का मतलब नहीं होता है। विद्यार्थियों को श्रेणी देना, ग्रेड देना, ये सब गलत बात है। तो यहाँ पर आकलन का मुख्य उद्देश्य होगा क्या कि खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना उनके अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप अपने विद्यार्थियों में संरचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी क्या है क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। दोस्तों समलोचनात्मक चिंतन यानी कि बच्चे को स्वयं सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अभिसारी चिंतन। दोस्तों अभिसारी चिंतन का मतलब होता है बाहर से कई दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर टिकना अभिसारी चिंतन होता है। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन होता तो सही होता। अपसारी चिंतन का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं में अपना दिमाग यूज कर पाना, सोच पाना। अपसारी चिंतन का मतलब है सारी दिशाओं से एक ही बिंदु पर आकर के अटक जाना। ठीक है, तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अपसारी चिंतन होना चाहिए, कंठस्थीकरण नहीं होगा। संरचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए हम लोग कंठस्थीकरण करवाएंगे, याद करवाएंगे, तो क्या उनमें क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न होगी। निष्क्रिय अनुकरण नहीं बल्कि एक्टिव अनुकरण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्व चिंतन, प्रतिबिंबन, बच्चा सेल्फ से अगर चिंतन करेगा तो यहाँ पर संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।